हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य स्टडी में स्वागत है। मैं लक्ष्मी सिंह आज आपके लिए वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 कराऊंगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके लिए वैदिक सभ्यता और ऋग्वैदिक काल समझाया था। आज के जो पार्ट सेकंड है उसमें मैं आपके लिए उत्तर वैदिक काल समझाऊंगी। आई होप कि ये आपके लिए वीडियो पसंद आएगा। अगर ये आपके लिए वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की जो समय था उसमें टाइमिंग था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें क्षेत्रफल राज्यों का उदय होने लगा था। जो क्षेत्रफल थे उसमें राज्यों का उदय होने लगा था। कबीले आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण करने लगे थे। अब तक कबीले राज्यों का निर्माण ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था, पर उत्तर वैदिक काल में कबीले राज्यों का निर्माण करने लगे थे। तकनीकी दृष्टि से लोहे का युग की शुरुआत हुई। उत्तर वैदिक काल में लोहे की शुरुआत हो गई थी, लोहे की खोज हो गई थी। इसलिए सर्वप्रथम लोहे को 1800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना के द्वाब में अंतरजी खेड़ा में प्राप्त हुआ। सबसे पहले 1800 ईसा पूर्व में गंगा यमुना के द्वाब में अंतरजी खेड़ा एक जगह का नाम है, वहाँ पर लोहे प्राप्त हुआ। उत्तर वैदिक काल के वेद अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम आयस सॉरी ये आयस है, आयस नहीं आयस आयस एवं कृष्ण आयस शब्द का प्रयोग किया गया है। जो उत्तर वैदिक काल का अथर्ववेद है उसमें लोहे के लिए इन्होंने श्याम या आयस शब्द का प्रयोग किया है। इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। जो वर्ण व्यवस्था है उसका उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? कबीलाई ढांचा टूट गया। जो कबीला था वो टूट गया एवं पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जो क्षेत्र थे उनमें राज्यों का उदय हुआ। जन का स्थान जनपद ने ले लिया। जो जन का स्थान था ऋग्वैदिक काल में अब जनपद ने ले लिया। युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्र के लिए होने लगा। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गाय को नहीं होता था, क्षेत्र के लिए होता था। सभा एवं समिति पर राजाओं, पुरोहित एवं धनी लोगों का अधिकार हो गया। पहले सभा एवं समिति सबके लिए थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति सिर्फ राजाओं और पुरोहित और जो धनी वर्ग थे उनका अधिकार हो गया। इस पे विदत को आप समाप्त कर दिए गए। विदत भी एक सभा की तरह थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी, अपने पतियों के साथ यज्ञ में भी पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा एवं समिति से बहिष्कृत, अब उन्हें सभा एवं समिति में बैठने का अधिकार नहीं था। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया। जो राजा थे वो अत्यधिक ताकतवर हो गए एवं राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अगर क्वेश्चन आए राष्ट्र की उत्पत्ति सबसे पहले किस काल में हुई, तो उत्तर वैदिक काल में हुई। ऑप्शन में आपको ऋग्वैदिक काल भी मिलेगा, लेकिन वो ऑप्शन गलत होगा। बलि के अतिरिक्त भाग तथा शुल्क 2 नए कर लगाए गए। पहले बलि एक कर था, लेकिन बलि के अतिरिक्त भी उत्तर वैदिक काल में 2 कर और लगाए गए, जिसे भाग तथा शुल्क कहा गया। राजा की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी रत्निन होते थे। रत्निन राजा को स्थायी सेना नहीं रखता था। जो स्थायी सेना होती है, राजा उस टाइम में स्थायी सेना नहीं रखता था। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में समाज किस तरीके का था, क्या व्यवस्था थी,
वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गया। ऋग वैदिक काल में कर्म का आधार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित ना होकर जन्म पर हो गया। जिस वर्ग में आपका जन्म होगा वही आपका कार्य होगा। इस समय स्थायी जीवन जीने लगे। जो स्थायी जीवन है वो उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हुई स्थायी जीवन की। चारों वर्ण पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्पष्ट स्थापित हो गए। उत्तर वैदिक काल में चारों वर्ग स्थापित हो गए थे। यज्ञ का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ बहुत होने लगे थे, इसलिए यज्ञ का महत्व भी बढ़ गया और जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में परिवर्तन हो गया, उनकी शक्ति और बढ़ गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख मिलता है। किस ब्राह्मण में चारों वर्ण का उल्लेख मिलता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण। इस काल में तीन आश्रमों का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में सिर्फ 3 आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद काल में जोड़ा गया। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल में संन्यास आश्रम जोड़ा गया, तो आपको ऑप्शन में उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और महाजनपद काल और एक काल और होगा, उसमें आंसर जो आपका होगा महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति क्या थी? इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया। इस काल में जो व्यवसाय था वो कृषि था। मुख्य फसल धान एवं गेहूँ थे। जो मुख्य फसल थी धान बोते थे और गेहूँ बोते थे। यजुर्वेद में धान को ब्रह्मी और यव को जौ, जो यजुर्वेद है उसमें जौ के लिए यव बोलते थे और ब्रह्मी धान के लिए, और गोधूम गेहूँ के लिए गोधूम बोलते थे। किस वेद में? यजुर्वेद में की चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। कपास का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। ओम शब्द का प्रयोग हुआ। नियमित सिक्के का प्रारंभ अभी नहीं हुआ था। जो सिक्के थे अभी इस काल में प्रारंभ नहीं हुए थे। सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय से ही होता था। निष्क, शतमान एवं कृषण माप की इकाई थी। ये लोग किस तरीके से मापते थे? इकाई क्या थी? तो इनकी जो मापने की इकाई थी निष्क, शतमान, कृषण। सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मतदान इस सर्वाधिक प्रचलित था। एक मिनट, ये टाइपिंग मिस्टेक है। उत्तर वैदिक धार्मिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति क्या थी? धर्म का जो स्वरूप था बहुदेववादी था। बहुदेववादी, बहुत सारे देव देवता थे तथा उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। उन सबका उद्देश्य था भौतिक सुख को प्राप्त करना। प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र महत्वपूर्ण देवता थे। उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति, विष्णु, रुद्र के रूप में स्थापित हो गए। प्रजापति देवता का सर्वोच्च स्थान था। सभी देवताओं में उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था। पूषण शूद्रों के देवता थे। शूद्रों के देवता पूषण होते थे। यज्ञ का महत्व बढ़ा एवं जटिल कर्मकांडों का समावेश हुआ। इसमें क्योंकि ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई तो यज्ञ का भी महत्व बढ़ गया और कर्मकांड ज़्यादा होने लगे, जटिल तरीके से होते थे। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम
शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। जो मृत्यु है उसकी चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम वैधारण्यक उपनिषद में मिलती है। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। सबसे पहले आश्रम की जो स्थापना है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। जो संन्यास आश्रम है उसका उल्लेख नहीं है। सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में 4 आश्रमों को बताया गया है। सर्वप्रथम जो चारों आश्रम है उनका उल्लेख ज्वालोपनिषद में मिलता है और छांदोग्य में उपनिषद में सिर्फ 3 आश्रमों का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की स्थापना हुई थी। चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद काल में स्थापित किया गया। ब्रह्मचर्य की जो आयु है 0 से 25 वर्ष तक, जिसमें ज्ञान प्राप्ति, जिस तरीके से एक बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है इसी तरीके से ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा 1 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक शिक्षा ज्ञान प्राप्त करता था। गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष है, जिसमें सांसारिक जीवन, जिस तरीके से जो सांसारिक जीवन है उसकी आयु 26 से 50 वर्ष थी। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष। मनन, चिंतन, ध्यान, जो ध्यान करने की एज है उत्तर वैदिक काल के अकॉर्डिंग उसमें 51 से 75 है। संन्यास आश्रम की जो आयु है 76 वर्ष से 100 वर्ष, क्योंकि पहले अनुमान किया जाता था कि किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये डिफाइन किया गया है। वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में वर्णों का आधार कर्म था। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें वर्णों का आधार कर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्णों का आधार जन्मजात बना दिया गया। पुरोहित की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो पुरोहित थे उनकी जो उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा के मुख से हुई। जो क्षत्रिय थे उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजा से हुई। जो वैश्य थे उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघाओं से हुई, और जो शूद्र थे उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से हुई। जो पुरोहित थे उनकी उत्पत्ति मुख से हुई, तो इसके अकॉर्डिंग इनका कार्य धार्मिक कार्य करना था। इनका जो कार्य को अभी वर्णन कर दिया गया था इसी के अकॉर्डिंग। जैसे जिसकी उत्पत्ति मुख से हुई है तो वो कार्य सिर्फ धार्मिक कार्य करेगा। जिसकी उत्पत्ति भुजा से हुई है वो सिर्फ शासक वर्ग होगा और धर्म की रक्षा करेगा। जिसकी उत्पत्ति जंघाओं से हुई है वो सिर्फ कृषि, व्यापार, वाणिज्य करेगा। और जिसकी उत्पत्ति पैर से हुई है तो उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ सेवा ही करेगा। इस काल में कर्म का मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ जन्म के अकॉर्डिंग सारा था। जिस वर्ग में आपका जन्म होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना होगा। उत्तर वैदिक काल में शूद्र को गैर आर्य माना गया। क्यों? क्योंकि इनका कार्य सेवा करना था और जो आर्य थे वो श्रेष्ठ थे, तो इसीलिए इनके लिए गैर आर्य माना जाता है। केवल वैश्य किया करते, जो कर अदायगी थी, जो टैक्स होता है उसकी जो लेने का कार्य था वो सिर्फ वैश्य ही करते थे। भारतीय दर्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए ये आप जो दे रखा है उसे आप याद कर लें। सांख्य दर्शन किसके बारे में? सांख्य सूत्र के बारे में। इसकी जो रचना है वो कपिल मुनि ने की। योग्य दर्शन योग सूत्र के बारे में है, इसे प्रतिपादक पतंजलि ने। न्याय दर्शन न्याय सूत्र के बारे में, इसे गौतम बुद्ध। विशेषिक दर्शन विशेषिक सूत्र कर्णाद ने की। पूर्व मीमांसा सूत्र है जिसकी प्रतिपादक जैमिनी। उत्तर मीमांसा
ब्रह्मा सूत्र, इसके जो प्रतिपादक हैं वेद व्यास जी। आई होप आपके लिए उत्तर वैदिक काल समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।